अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी मेरे साथ हिमांशी ने लुधियाना से शेयर की है, इंडिया लुधियाना से। वो कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपने भाई की ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। कहती हैं कि लुधियाना में आज भी घर कुछ इस तरह से हैं जो कि लगता है कि हम लोग अभी भी पुराने गांव के तौर तरीके रीतें अपनाते हैं। बेसिकली हिमांशी सिंह उनका नेम है और वो कहती हैं हम सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहती हैं कि हम लोगों का जो घर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बना इस स्टाइल से हुआ है जैसे गांव के घर होते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग लुधियाना में रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग अगर कहीं इंडिया में बाहर भी चले जाएं तो हम लोगों का दिल लुधियाना में ही लगता है। आई एम सॉरी अगर मैं ये नेम गलत कॉल कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। वो कहती हैं कि उधर जो हम लोगों का घर था, उस घर में जब हम सारे बहन भाई, हम कज़न्स इकट्ठे होते थे और उधर बैठ के बातें करते थे, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। कहती हैं एक दिन सर्दियों की बात है, 2015 में ये वाक़या हमारे भाई के साथ शेयर है, आज भी हम लोग पेश आया। हम लोगों का वही घर है और उसी घर में हम लोग रहते हैं। कहती हैं कि मेरे भाई का जो रूम था, आपको मैं ये बताऊं कि हम लोगों का घर पुराने स्टाइल का है। तो पुराने स्टाइल में जो रोशनदान उन्होंने लिखा है, रोशनदान देखने आला कुछ ऐसा सा लिखा है। वो कहती हैं कि वो जो रोशनदान थे वहाँ पे मेरे भाई हमें जानकर तंग करने के लिए शायद पहले कहते थे कि उनको कोई ऐसी चीज़ उधर नज़र आती है, कोई ऐसी मखलूक उधर नज़र आती है जो कि उनसे बातें करती है। और सुबह सुबह उधर आकर उनको पहले किसी परिंदे की आवाज़ में जगाती है और फिर उसके बाद वो किसी इंसानी रूप में आती है। हम लोग पहले अपने भाई की बात सच नहीं समझते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग इस बात को बिल्कुल भूल गए। मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी जब भाई ने ये बात की। भाई का ऊपर वाला रूम था। कहती हैं कि मेरी अम्मी ने कहा कि जैसे मैं सुबह सुबह उठी, मेरी अम्मी गुरुद्वारे जाती हैं, वो सुबह सुबह उठी तो वो कहती हैं कि भाई के कमरे से आवाज़ आ रही थी बात करने की। तो अम्मी ने कहा कि अंदर तो कोई भी नहीं है उसके अलावा, क्योंकि उनके भाई अनमैरिड है, तो ये किससे बात कर रहा है। वो कहती हैं कि बातें करने की भाई की आवाज़ तो बहुत क्लियर थी, लेकिन जो आगे वाली आवाज़ थी वो इतनी क्लियर नहीं थी। मेरी अम्मी ने झट से दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई तो अंदर कुछ भी नहीं था और भाई रोशनदान की तरफ मुँह करके कुछ बातें कर रहे थे। अम्मी ने कहा तुम किससे बातें कर रहे हो, जिस पे उसने कहा कि इधर मेरी दोस्त आती है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। अम्मी ने कहा कौन तुम्हारी दोस्त, जिस पे उसने अम्मी को टाल दिया, बड़ा समझाया और अम्मी बाहर चली गई। अम्मी ने ये बात पहले किसी से भी शेयर नहीं की। कुछ दिन के बाद दोबारा यही काम हुआ और वो बातें कर रहा था और अम्मी ने जाकर फ़ौरन अब्बू को बताया। तो वो कहते हैं मेरे पापा जी उठे और मेरे पापा जी वहाँ पर, उन्होंने भी वो बातें सुनी और सुनकर उन्होंने दरवाज़ा फ़ौरन खोला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने मेरे भाई को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अब तुम हमें क्लियर बताओ कि तुम ये किससे बातें करते हो और वो कौन है। उसने कहा कि 1-2 साल पहले की बात है, मैं सो रहा था तो मेरे रोशनदान में से एक बड़ा ऊंचा आवाज़ में एक कौवा बोला। मैं नींद में था, गहरी नींद में। उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि जैसे कोई इंसान ऊंची आवाज़ में बोलता है, और उसकी आवाज़ से मैं जाग गया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, जाओ उठ कर चले जाओ उधर से। कहते हैं कि वो जो रोशनदान है उसके आगे शीशा लगा हुआ है और शीशे में जब वो परिंदे खुद को देखते हैं तो वो चोंच मारते हैं। तो वो जो कौवा था वो चोंच मारने लगा उस शीशे में। उस दिन के बाद वो कौवा उधर ही बैठा रहा और मुसलसल चोंच मारता रहा। नाश्ता करने के बाद दोबारा जब मैं अपने रूम में आया तो वहाँ पर वो कौवा स्टिल बैठा हुआ था और मैंने मजाक में कहा कि तुम इधर ही बैठे हो अभी तक, जैसे इंसान नॉर्मली मजाक करता है। तो वो कौवा बोला और कहने लगा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो कहते हैं कि इस कदर वो अजीब आवाज़ मुझे लगी, मैंने जब पलट के रोशनदान में देखा तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि रोशनदान का शीशा खुला हुआ था और वो लड़की
उसकी टांगें लटक रही थी नीचे अंदर की तरफ, रूम की तरफ। मैंने जब वो सारा मंज़र देखा तो मैं डरते हुए भाग गया बाहर, और मैं डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया कि सब लोग सुनकर क्या कहेंगे। रात को जब मुझे दोबारा अपने कमरे में जाकर सोना था, मैं सो गया तो मेरे कमरे में एक लड़की आई जिसने बाकायदा मुझे जगाया, और जगाने के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गई, जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की मुझे ये कहने लगी कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकती, हम आज से दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरे अलावा कहीं शादी नहीं करोगे। उसको खूबसूरत देखकर मैं इस कदर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। उस दिन के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई है। जब भी मैं रूम में रात के टाइम भी अकेला होता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है, और मैं कभी भी शादी के बंधन में नहीं बन सकता, क्योंकि मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका अंजाम गलत होगा। मेरे पापा जी ने उससे पूछा, हिमांशी कहती हैं कि इसका अंजाम क्या गलत होगा, जिस पे उसने कहा कि वो जो भी चीज़ है वो मेरी जान ले लेगी, क्योंकि वो मुझे अपने सिवा किसी का भी होने नहीं देती। कहते हैं कि हिमांशी कहती हैं पापा जी गुरुद्वारे गए, उधर मत्था टेका उन्होंने, जो भी वो कहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि वो घर आए, वो बड़े परेशान थे, और उन्होंने फिर किसी से रब्ता किया कि इस तरह का वाक़या हमारे घर में हो गया। मेरे भाई जो कि बड़े थे सबसे, हम बाकी बहन भाई छोटे थे, उन्होंने कहा कि अब इसका हमें क्या करना चाहिए। हिमांशी कहती हैं कि एक दिन पहले मैंने आपकी स्टोरी सुनी, जो कि शायद आपके उधर कोई बलूचिस्तान जगह है, वहाँ से गुलबदीन ने वो स्टोरी शेयर की थी, तो ये वाक़या मैंने अपने भाई का आपके साथ शेयर करना चाहा। वो लोग जब अंदर आए, जिनको मेरे पापा जी ने जिनके साथ रब्ता किया, वो कोई बुज़ुर्ग थे, वो आए हमारे घर, उन्होंने मेरे भाई का कमरा देखा। उन्होंने देखने के टाइम फ़ौरन ही मेरे पापा जी से कहा कि वो जो भी मखलूक है वो इस टाइम इस कमरे में ही मौजूद है, और आप उसको वाज़ेह देख सकते हैं। जब मैं कोई पढ़ूँगा कुछ तो आपने शीशे में से देखना है, तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। हिमांशी कहती हैं मेरे बाबा जी ने वाज़ेह उस मखलूक को, मेरे पापा जी ने वाज़ेह उस मखलूक को शीशे में से देखा, जो कि नहायत खौफनाक चीज़ थी। उसका सारा लिबास काले रंग का था, और उसका चेहरा इस कदर गंदा और खौफनाक था, जिसको देखते ही मेरे पापा जी ने चीख मारी और भाग गए। वो एक बुज़ुर्ग शख्स हैं, लेकिन उनको भी वो चीज़ उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। तो पता नहीं भाई उसके साथ कैसे रहते थे। वो बुज़ुर्ग बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बेटे के सामने इस रूप में नहीं जाती, ये उसके सामने बहुत खूबसूरत लड़की बन के जाती है, इससे अगर हमें उसकी जान छुड़वानी है तो इसके लिए उन्होंने जो हमें तरीका बताया, जो कि नहायत अजीब था, हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। हिमांशी कहती हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह करें कि आपके जो बेटा है उसके कमरे में हर तरफ शीशे लगवा दें, और शीशे लगवाने के बाद उन्होंने कुछ लिख कर दिया, वो हमने उन शीशों के ऊपर लगा दिया। वो हिमांशी कहती हैं कि उसके बाद सारे कमरे में जब शीशे लगाए तो मेरा भाई बहुत अजीब रिएक्ट करने लगा, और ये कहने लगा कि शीशों को हटा दो, अगर तुम लोग शीशे लगाओगे तो वो चीज़ अंदर नहीं आ सकेगी। हमने कहा कि ये शीशे नहीं हट सकते और तुमने भी इसी रूम में रहना है। जब हमने चारों तरफ ये चीज़ लगा दी तो वो जो बुज़ुर्ग शख्स थे, वो जो आए थे, हिमांशी कहती हैं, उन्होंने उनको मेरे भाई को कहा कि इनको कमरे से अब बाहर ले जाएं। वो जो भी मखलूक है वो इस कमरे के अंदर ही है, और इस कमरे से बाहर वो नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी भी कुछ हद बंदी होती है, इस हद से आगे वो नहीं जा सकती। जब शीशे लगा दिए गए, कमरे को बंद कर दिया गया, और मेरे भाई को अब्बू यानी जो उनके पापा जी हैं उनके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो कहती हैं कि सारी रात छत वाले उस रूम से चीखने की आवाज़ें आती थी, इस कदर चीखने की आवाज़ें आती थी, खौफनाक आवाज़ें। हम लोग ये कहते थे कि जो हमारे बाकी उस जगह पे रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे इस बारे में, लेकिन वो जो आवाज़ें थी वो सिर्फ हमें आती थी। फिर उसके बाद हिमांशी कहती हैं कि जब सुबह उठकर अब्बू ने पापा जी ने वो रूम जाकर देखा तो उसमें उन्होंने ये देखा कि बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, जिस इस तरह स्मेल थी जैसे गटर में से स्मेल आती है, और वो जो सारे थे शीशे वो काले रंग के हुए पड़े थे। उन्होंने उन बुज़ुर्गों को कॉल की और बताया कि ऊपर जाकर ये सारा कुछ हुआ है, अब अगला स्टेप हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा अभी आपने कुछ भी नहीं करना, ये सिलसिला 2-3 दिन जारी रहेगा, जब ये शीशे टूटेंगे तो आप समझ जाना कि वो चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। हिमांशी कहती हैं 3 से 4 दिन लगातार हमारे घर में भी अब गंदी स्मेल शुरू हो गई थी, और वो जो शीशे टूटते थे उनकी एक एक करके आवाज़ आती थी। 3 दिन लगे उन शीशों को टूटने में, वो इतने बड़े बड़े शीशे थे।
जिनको उस कमरे में लगाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। 3 दिन के बाद जब जाकर देखा गया तो वो जो शीशे टूटे हुए थे वो सारे काले हो चुके थे और कमरे में अजीब ताफुन था, बदबू थी और ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कितने हज़ार सालों से ये कमरा बंद है। कमरा 10 दिनों में इस तरह हो चुका था कि जैसे कोई ज़हीफ़ इमारत हो। उसके बाद वो कहती हैं कि वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने सारे रूम को चेक किया। चेक करने के बाद वो जो रोशनदान था उसी टाइम उस रोशनदान को भी उन्होंने बंद करने का कहा, जहाँ पर वो मखलूक आकर मेरे भाई को देखती थी। मेरे भाई की इन दिनों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो हर टाइम बीमार रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका भी इलाज हुआ, वो भी ठीक हो गए। हमने उस रूम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और उस रूम में जाना छोड़ दिया। और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई ठीक हैं और उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने मेरे पापा जी ने उस रूम को, उस घर को उनको छोड़ने का कहा और उनको नया घर बनवा दिया। वो अपनी फैमिली के साथ उधर रहते हैं। ये एक स्टोरी थी हिमांशी की जो उन्होंने लुधियाना से शेयर की। शुक्रिया हिमांशी सिंह अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने। खुरम कहते हैं, आपके सभी सुनने वाले जानते हैं कि मैं लाहौर से रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक सच्चा खौफनाक वाक़या। जब मैं छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी जो कि बिल्कुल हमारे घर के ही साथ रहती थी। उनका जो रूम था वो बिल्कुल सीढ़ियों के साथ था नीचे। हम लोग जब भी उनके घर जाते थे तो वो हमसे बड़ा प्यार करती थी। वो जो आंटी हैं उनकी डेथ हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद जब भी हम उनके घर जाते थे तो हमें सीढ़ियों में, वो कहते हैं, टॉफ़ियाँ पड़ी हुई मिलती थी। हम बच्चे थे, हम लोग टॉफ़ियाँ उठा लेते थे, हम लोग किसी को बताते नहीं थे। लेकिन अब खुरम कहते हैं, जब मैंने ये खौफनाक कहानियों का सिलसिला, ये जादू का सिलसिला मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ तो मैं इन चीज़ों को समझने लगा। मैं हमेशा उन टॉफ़ियों को उठाकर खा लेता था। वो टॉफ़ियाँ बहुत मज़े की होती थी, यानी कि जो हम लोग इधर से लेते हैं वो इस तरह का जायका नहीं रखती थी। वो जायके में बहुत मज़े की होती थी। वो टॉफ़ियाँ उठाकर हम लोग खा लेते थे। हम नहीं जानते कि वो टॉफ़ियाँ कहाँ से आती थी, लेकिन वो टॉफ़ियाँ उधर होती थी। अगर वो घर वाले भी रखते तो वो हमें देते, वो सीढ़ियों में ना रखते। ये एक छोटी सी स्टोरी थी खुरम की जो उन्होंने लाहौर से शेयर की। बहुत शुक्रिया खुरम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की तीसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ रुमैसा ने फैसलाबाद से शेयर की है। रुमैसा कहती हैं कि हम लोग कुछ दिन पहले कहीं जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव पर। हम सब लोग इकट्ठे थे, मेरी अम्मी, अब्बू, हम बहन भाई सारे। तो शाम का टाइम था। फैसलाबाद हम लोग लॉन्ग रूट पे चले गए कि वहाँ से हम लोग काफ़ी आगे चले गए बातें करते करते। हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली खाने वाली और खाते खाते बातें करते करते इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम फैसलाबाद से काफ़ी आगे जा चुके हैं। कहते हैं कि हम लोग समुद्री वाले रोड पे आगे को चले गए। तो रात का टाइम था। हम लोग जब वापस टर्न किया भाई ने, तो भाई को पता लगा कि हम लोग तो बहुत दूर आ गए हैं। वो कहती हैं कि वापसी के सफ़र में मैं थोड़ा थक गई थी। मैं फ्रंट सीट पे भाई के साथ बैठी थी। मैं लेट गई, आंखें बंद कर ली, मैंने सीट को पीछे किया और मैं लेट गई। वो कहती हैं कि अचानक भाई ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाई तो हमने देखा तो आगे कुछ भी नहीं था। हमने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मेरे आगे से ना बकरी के 2 बच्चे गुजर के गए हैं, उनको बचाते बचाते मैंने ब्रेक लगाई है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि मुझे तो आगे बकरी के बच्चे नज़र नहीं आए, तुम्हें कहाँ से आ गए हैं? उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 बकरी के बच्चे गुजर के रोड की दूसरी साइड पे गए हैं, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक लगाई है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हो सकता है बकरी के बच्चे हों, हमें नज़र ना आ रहा हो। हम लोग बातें कर रहे थे। खैर भाई गाड़ी चलाने लगे। वो रोड बहुत ज़्यादा सुनसान था। कहते हैं कि जैसे भाई ने दोबारा गाड़ी को स्पीड दी और वो आगे को हम लोग जाने लगे, तो भाई ने दोबारा गाड़ी को रोका और कहा कि वो बकरी के बच्चे देखें फिर सामने आ गए। अभी तो वो उस साइड पर गए थे, वो आगे किस तरह आ सकते हैं? अब्बू ने भी देखा तो एक बकरी थी, यानी ऐसे फील हो रहा था कि उसके साथ उसका कोई छोटा सा बच्चा हो। हमने भी उसको आंखों से देखा और देखने के बाद हम लोग जैसे ही आगे को गाड़ी लेकर गए, वो इतने हॉर्न कर रहे थे, वो बकरी हट नहीं रही थी। तो अब्बू ने कहा कि इसको उतर कर मैं हटाता हूँ और तुम फिर गाड़ी लेकर जाओ। मेरे अब्बू जैसे ही उसकी तरफ बढ़े आगे की तरफ, तो वो जो बकरी थी वो लंबी होती जा रही थी। हम लोग देख रहे थे लंबी होती जा रही, और हम लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और हम लोगों ने कहा कि अब्बू आप वापस आ जाएं। अब्बू ने भी जब देखा कि उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा था तो अब्बू जल्दी से गाड़ी में बैठे
कहती हैं कि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। मेरे अब्बू जल्दी से अंदर आए और हम लोगों ने गाड़ी बैक की तरफ कर ली। वो बकरी अपनी जगह ही स्टिल थी। अब हम लोगों ने दूसरा रास्ता चूज़ किया जो कि काफ़ी लंबा था। हम लोग फिर घर को गए। तो ये एक वाक़या था जो कि 1 माह पहले हम लोगों के साथ पेश आया। मैंने आज आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया रुमैसा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये स्टोरीज़ थी आज की। लिसनर्स, आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अपनी खौफनाक कहानी है मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर आप लोग स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को विज़िट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें और 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, तहारत की हालत में रहें, दरूद व सलाम पढ़ते रहा करें, अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ करें, उनकी खिदमत करें और उनसे ढेर सारी दुआएं लें और सब बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और अमल करते भी होंगे। अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी अपने वालिदैन का और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।